बीएसपी एक नेशनलाइज पार्टी है। अगर सारी की सारी पार्टीज़ अगर एक हो गई तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको कि हम इस देश में अपनी सरकार बना सकते हैं करके? ये गनवीर साहब आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ, ये हर कोई ये चाहेगा, हर कोई चाहता है जी। लेकिन उसमें टेक्निकली कुछ दिक्कतें हैं। हाँ, टेक्निकली ये दिक्कतें हैं कि जिन अन्य पार्टियों की बात होती है, एक तो बीजेपी ये गोलवलकर को मानती है, हाँ, मनुवाद के आधार पर चलती है। कांग्रेस ये गांधी को मानती है, हाँ, वो भी जातिवाद के आधार पर चलती है। हाँ, कांग्रेस बीजेपी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ये थर्ड फ्रंट है, थर्ड फोर्स है। हाँ, अगर बीजेपी ने भी जैसा कि 45-50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, हाँ, देश की हालत सबको पता है, हाँ, और इसलिए लोगों ने विकल्प के रूप में भाजपा को स्वीकार किया। हाँ, तो भाजपा उसका बाप निकली। जैसे अगर कांग्रेस चोर निकली तो बीजेपी डकैत निकली। हाँ, तो कांग्रेस ने 45-50 साल में जो चोरियां की, तो बीजेपी ने ये 10-15 साल में डाके डाल के पूरे देश को बर्बाद कर दिया, सारे बहुजन समाज को बर्बाद किया। अगर चोर और डाकू की पार्टी को भी नकारना है, हाँ, क्योंकि वो भी बर्बाद करने वाली बहुजन समाज को कांग्रेस ने बर्बाद किया। हाँ, लोगों ने पर्याय करके बीजेपी को स्वीकारा। बीजेपी उससे महाभ्रष्ट पार्टी निकली। तो तीसरी पार्टी मैं नहीं कहता, मैं बीएसपी का कार्यकर्ता होने से मैं नहीं कहता, हाँ, चुनाव आयोग कहता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि थर्ड नंबर की अगर पार्टी कोई है तो बहुजन समाज पार्टी वोटों के आधार पर। हाँ, अगर ये थर्ड नंबर की पार्टी बीएसपी है तो क्यों ना हम बीएसपी के साथ में खड़े रहें। हाँ, और रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग छोटी गठ है, पार्टियां है। हाँ, तो ये कोई पार्टियां नहीं है। अम्बेडकरी समाज में पार्टियां नहीं है, छोटे छोटे गुट है। अब ये गुट यानी पार्टी नहीं होती। पार्टी के लिए इलेक्शन कमीशन में रिकॉग्निशन, रजिस्ट्रेशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, हाँ, सिंबल अलॉटमेंट होना चाहिए, हाँ, ताकि उस सिंबल पे लड़ाया जा सकते, जिसके आधार पे टिकट दी जाती है। हाँ, और बसपा के पास में ये सारी चीजें हैं। हाँ, जिन लोगों को लगता है कि फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा सक्सेस हो, हाँ, ये बहुजन समाज शासक बने, हाँ, और दिल्ली की गद्दी हम संभाले, ऐसा जिन जिन लोगों को, परिवर्तनवादी लोगों को लगता है, हाँ, तथागत बुद्ध को मानने वाले, कबीर को मानने वाले, फुले को, शाहू को, बाबा साहब को मानने वाले, ये जिन लोगों को लगता है, हाँ, वो सारे लोग बसपा को सहयोग करें। अब बसपा को सहयोग क्यों करें, मैं बोलता हूँ, जिस गठ में उस गठ का उम्मीदवार करके खड़ा रहे, हाँ, लेकिन चुनाव जो सिंबल है वो हाथी ले ले। हाँ, अगर हाथी लेते हैं तो एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट करके उसको डिक्लेरेशन मिलेगा। हाँ, अगर ये सिंबल नहीं लेते हैं और ऐसा ही अलायंस करते हैं, अगर बसपा उसके पीछे खड़ी रहती है और वो अगर चुन के जाता है, हाँ, तो वो उसकी गिनती अपक्ष में होती है। हाँ, और अपक्ष आपको मालूम है, अपक्ष का मतलब है सारा बेवारस है, लावारिस है, जिसको कोई माँ बाप नहीं, झंडा डंडा नहीं, चिन्ह नहीं, विचारधारा नहीं, कुछ नहीं, वो कहीं भी जाके किसी की भी सरकार को समर्थन कर सकता है। हाँ, तो हम अगर चाहते हैं कि परिवर्तनवादी फुले शाहू अम्बेडकरी लोग अगर चाहते हैं कि हमारा अपना आदमी चुने, हमारे अपने विचारधारा का, तो हमने तो हमारा आदमी समझ के चुन लिए। हाँ, हमने उसको वोट भी दे दिए। हाँ, लेकिन वो बिक जाता है। हाँ, वो बिक जाता है, उसको खरीद लेते हैं। हाँ, और खरीद लेते हैं और अपनी वो सरकार बनाते हैं। हाँ, क्यों खरीदते हैं, ये अपक्ष रहता है इसलिए। और किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी को खरीदने की औकात नहीं होती इनकी, और वो खरीद नहीं सकते। और अगर मान लो खरीदने की कोशिश भी की तो भी एंटी डिफेक्शन एक्ट जो लॉ है, हाँ, पक्षांतर बंदी विधेयक जो है, उसके माध्यम से वो सक्सेस नहीं होते, उसको रिजाइन देना पड़ेगा। अगर सारा मान सम्मान पैसा वोट अगर समाज के लेकर अगर वो बेईमान होता है, हाँ, तो ऐसे बेईमानों की जरूरत नहीं।
अगर ऐसा देखा जाए तो जो लोग कहते हैं कि हम लोग इकट्ठा आके हमारे लोग चुनेंगे, तो आज पार्लियामेंट के अंदर में हमारे दुश्मन नहीं कहेंगे, हमारे अपने लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 141 है। आज दिल्ली में बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको कानून का पावर मिला है वो 141 SC ST है। अब SC ST के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 141 होते हुए शेड्यूल कास्ट की क्या हालत है? शेड्यूल कास्ट की हालत यह है, क्यों मांगने वाला शेड्यूल कास्ट हो रहा? हमारे पे अत्याचार रोक दो बाबा, हमें रिजर्वेशन दे दो बाबा, हमें टिकट दे दो बाबा, हमें सहूलतें दे दो बाबा। तो ये सारे मांगने वाले लोग क्यों? तो जो 141 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो पंजाब से चुन के गए गांधी की विचारधारा से, वो कमल से चुन के गए गोलवलकर के विचारधारा से। जब गांधी गोलवलकर के विचारधारा से लोग अगर पार्लियामेंट में चुनकर जाएंगे, वो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के समाज के लिए क्यों काम करेंगे? उनसे उम्मीद थी। इसलिए ये जो इसको चमचे कहते हैं, कुछ लोग दूसरी भाषा में दलाल कहते हैं, ये दलाली करने वाले लोग, तो हम लोगों नहीं चाहते। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में एक चीज लिखी है, अविश्वास प्रस्ताव जिसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाअभियोग लाने की एक सुविधा प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। मान्यवर कांशीराम साहब उस वक्त बोलते थे जब उनके 20-25 लोग जब चुनकर आए थे, तो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिसाब से पार्लियामेंट में कुछ समय बोलने के लिए दिया जाता है और थोड़ा थोड़ा ही समय बोल के रोका जाता। तो तब जैसा मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, अभी एक विषय वो इसलिए आए, ये समाज के इसकी बात है। तो एक इसका एक खासदार है जिसका नाम अभी तो, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, गुजरात का हीरालाल परमार की बात है। गुजरात का हीरालाल परमार कांग्रेस का MP था। उसने दलितों के शेड्यूल कास्ट का था, दलितों के अन्याय अत्याचार के बारे में उसने कुछ आवाज पार्लियामेंट में उठाई, तो पार्लियामेंट के अंदर उसका मुंह बंद किया गया, दबाया गया। अरे तू क्या कर रहा? तू तो सरकार अपनी है और अपनी सरकार के खिलाफ में तू बोल रहा, और तू तो हमारा अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कहने का मतलब कि उसका मुंह इसलिए दबाया गया कि उनका वो उन्हीं का आदमी था, तो वो बोल नहीं सकता। आज जो हाथरस प्रकरण हुआ है, इस पे एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जिस हाथरस में जहाँ की घटना है वहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा का है, और जिस समाज पर अत्याचार हुआ वाल्मीकि समाज का है। देशवासियों ने ध्यान में रखना चाहिए कि जिस वाल्मीकि समाज की महिला पे अत्याचार हुआ, उस वाल्मीकि समाज का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाथरस का, वहाँ के लोकसभा का बीजेपी का है और उसी समाज का है। लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। उसकी वजह क्या है कि सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के खिलाफ में क्यों बोलेगा? नहीं बोल सकता। इसलिए मान्यवर साहब ने बोला था कि 55-110 है। 110 का फार्मूला ऐसा है कि संविधान ने पावर दिया है कि 55 सांसद जिस पार्टी के हो गए, वो पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिलते हैं और उनके मर्जी के बगैर अगर कोई बिल पास करना है तो उनके मर्जी के बगैर बिल नहीं पास कर सकते। यह तो आज तो 141 लोग होते हुए भी यह हालत है। तो इसलिए साहब ने बोला था कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का सर न्यायाधीश अगर बदमाशी करता है, बेईमानी करता है, तो उसको भी नीचे उतारने का काम 55 सांसद जिस पार्टी के रहेंगे वो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसको उतार सकते हैं। राष्ट्रपति और चुनाव आयोग का मुखिया, ये तीन जो बड़ी चीजें है, इलेक्शन कमीशन, तो ये राष्ट्रपति और ये सुप्रीम कोर्ट का सर न्यायाधीश, और जिसको ये कहते हैं, जिसको हिसाब किताब का जो महालेखा
प्रकार का जो रखते ना, वो भी एक स्वतंत्र, ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल इनको पावर्स दिए है हाँ। कि जैसा कि पिछले जो भी घोटाले होते हैं उसको पकड़ने का काम जो क्या ये करता है, हाँ। जो सीएजी जिसको बोलते, तो उस पर भी अविश्वास लाने का काम ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकते हैं। अगर 55 भी रहे तो भी अपने मर्जी के बगैर देश की सरकार नहीं चल सकती। तो मान्यवर कांशीराम साहब भी वही कहते थे कि इनको मजबूर करो, और मजबूत रहेंगे तो मगरूर हो गए, हाँ। और मगरूर हो गए तो कुछ नहीं देंगे। बरोबर। जब मजबूर हो गए तो कमजोर हो गए, कमजोर हो गए तो जो मांगोगे वो मिलेगा। बरोबर। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे हित में कुछ गवर्नमेंट काम करे, हाँ। तो एक तो गवर्नमेंट बनाने के काम में लग जाए, हाँ। और जब तक नहीं बनती तब तक इन लोगों को रोक लगाने के लिए, इनको मजबूर करने के लिए हाँ। इतना काम करे, ऐसा मुझे लगता है। युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी के कारण पूरी अधीन हो चुकी है, और इसकी वजह से बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत का सपना कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। ऐसा नहीं लगता कि आपको? इसके ऊपर आपका क्या विचार है?